हाँ भाई। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस। सेकंड स्टेप क्या होता है? इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, अब इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत मजेदार होने वाला है। तो अब देखते हैं डॉक्टर गौरव की अब कैसे फटने वाली है इंडस्ट्री एनालिसिस में। ठीक है, ठीक है। अब तो डॉक्टर गौरव को समझ आया कि यार अब इंडस्ट्री एनालिसिस करता हूँ कि फार्मा में इन्वेस्ट करना भी है नहीं करना है। तो उनको बताया कि पहले इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है वो समझ लो। तो इंडस्ट्री एनालिसिस को हम उनको समझाने लगे। अब डॉक्टर गौरव इंडस्ट्री एनालिसिस समझ रहे हैं। ठीक है, तैयार है? ठीक है। ये स्क्रीन आ रही है नजर? हाँ भाई। ठीक है, तो डॉक्टर गौरव चले इंडस्ट्री एनालिसिस सीखने। अब आगे चलते हैं। व्हाट डज इंडस्ट्री मीन? A classification that refers to a group of companies that are related in terms of their primary business activity. In modern economics, there are dozens of different industry classification which are typically grouped into larger categories called sectors. ध्यान से समझना, ठीक है? जैसे फार्मा इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब है ना। तो ये तो एक आम भाषा की बात है, पर ये अपने आप में एक डेवलप्ड साइंस है पूरी। When breaking down the economy, the first groups are sectors. पहले sector में divide करते हैं, which describe the general economic activity. Then all the companies that fall into that sector are further categorized into industries, where they are grouped only with companies which they share very similar business activity. This is not the end. However, industry can be further categorized into more specific groupings. तो पहले सेक्टर, सेक्टर के बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद में ग्रुपिंग्स। अब डॉक्टर गौरव थोड़े थोड़े से परेशान होने लगे कि ये क्या रायता फैल गया, मेरे को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, माफ करो रे बाबा। आगे फिर हमने क्या बताया उनको? ए स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर इक्विटीज डेवलप्ड जॉइंटली बाय मॉर्गन स्टैनली एंड S&P. The GICS methodology is used by the MSCI indices, which include domestic and international stock, as well as by a large portion of the professional investment management community. The GICS hierarchy begins with 10 sectors and followed by 24 industry groups, 67 industries, and 147 sub-industries. Each stock that is classified will have a coding at all 4 of these levels. कितना आसान है! 147 सब इंडस्ट्रीज को करके आपको एक अच्छी इंडस्ट्री का पता लगाना है। Industry analysis basic. Each industry has difference in terms of its customer base, market share among firms, industry wide growth, competition, regulation and business cycle. कितना तो आसान है, आप समझ पा रहे होंगे कितना आसान है ये। बेयर ग्रिल्स देखा है? बेयर ग्रिल्स, यस। वो मैन वर्सेस वाइल्ड। हाँ हाँ हाँ। ये इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपको एक इंडस्ट्री का कस्टमर बेस, मार्केट शेयर, इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ, कंपटीशन, रेगुलेशन एंड बिजनेस साइकिल, यही तो बस करना है। इसके बाद तो आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बन जाते हैं। लर्निंग अबाउट हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स will give an investor a deeper understanding of a company's financial health. कितना तो आसान है। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, आप घबराएं नहीं। What 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस? अब पहले आपको कंपटीशन का डर सताएगा, तो आप उसका इंडस्ट्री का कंपटीशन समझो कि अरे इंडस्ट्री के अंदर कोई कंपटीशन तो नहीं आ जाएगा। जैसे कि अभी चैट जीपीटी के बारे में सुना है तुमने? हाँ भैया। AI के बारे में सुना है ना? तो आपको क्या डर रहता है कि यार कल को ये कोई इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, इंडिया के अंदर बहुत बूमिंग इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री बहुत बड़े साइज की इंडस्ट्री है। तो कहीं ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कहीं कोई पुरानी टेक्नोलॉजीज तो खत्म नहीं हो जाएंगी? कहीं क्रिप्टो करेंसी की वजह से कुछ और तो खत्म नहीं हो जाएगा? अभी जैसे गेमिंग इंडस्ट्री पे 28% GST लगा, हाँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन गेमिंग वगैरह की, और 28% GST लगने से पूरी इंडस्ट्री हिल गई, रातों रात उनके वैल्यूएशन घट गए। पहले बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस खोल ली थी, जैसे ही गवर्नमेंट ने उसको बैटिंग और उसके हॉर्स रेसिंग के बराबर कर दिया, तो रातों रात ही बेचारों के 12 बज गए। तो इस तरह से आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टैक्सेशन चेंजेस आपको कैसे फर्क पड़ते हैं। तो ये पोर्टर ने 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के बारे में बात करी है। आगे बढ़ते हैं। न्यू एंट्रेंट्स, कि उस इंडस्ट्री में नए लोग तो नहीं आ जाएंगे आसानी से। तो अब किसी इंडस्ट्री के अंदर नए लोग आ जाते हैं तो उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
यार इस इंडस्ट्री में तो आना बड़ा आसान है। तो जिस इंडस्ट्री में आना बड़ा आसान होता है, दुकान खोलना बड़ी आसान होती है, उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मार्जिन कमाना आसान नहीं होता। जिस इंडस्ट्री में आना मुश्किल होता है उसमें थोड़ा सा कमाना पैसे कमाना आसान होता है थोड़ा सा। पावर ऑफ सप्लायर्स की पावर किसके पास है इस इंडस्ट्री के अंदर? सप्लायर के पास में होती है, यानी कंपनी वालों के पास है, या कंज्यूमर के पास है? जैसे आज आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री के अंदर आईटी इंडस्ट्री नहीं, सॉरी, टेलीकॉम इंडस्ट्री है। ठीक टेलीकॉम है। इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करना आसान नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल है। लेकिन अगर कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा आप नहीं कमा पाओगे। तो वो भी आपको देखना है कि कंपटीशन का लेवल कितना है। पावर ऑफ सप्लायर, पावर ऑफ बायर्स, की बायर के पास पावर है, सप्लायर के पास पावर है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, कि किसी का सब्सटीट्यूट क्या है। अगर कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, एकदम से कोई एग्जांपल नहीं ध्यान आ रहा, बट मेन कहने का मतलब यह है कि कोई इंडस्ट्री है, अगर उसका आसानी से सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगी। जैसे कि लेट से आपका ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर आपका कोई ऑन रोड फ्रेट का सिस्टम है आपका, वो तो उसका उसका कंपटीशन किससे चलता है? रेल से चलता है। अगर रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट के आपस में बीच में बहुत कंपटीशन चलता है, तो अगर रेलवे प्राइस बढ़ाता है तो वो रोड पे शिफ्ट हो जाता है, रोड प्राइस बढ़ता है तो वो रेल पे रेलवे। शिफ्ट हो जाता है, तो आपस में कोई बहुत ज्यादा कमा नहीं पाता। तो इस तरह से सब्सटीट्यूट्स का बहुत फर्क पड़ता है। कॉम्पिटिटिव राइवलरी, दैट इज रादर इंटेंस इन कॉम्पिटिशन, कि आपस में कॉम्पिटिशन किस लेवल का है कंपनियों के बीच में। कट जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या देखते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा कर रखा है। हालांकि मेन प्लेयर आज की डेट में कौन है टेलीकॉम जियो, इंडस्ट्री में? जियो एंड एयरटेल। भारतीय आपस में दो मेन प्लेयर रह गए हैं। जो आइडिया है वो तीसरा साइडलाइन हो चुका है मोटा मोटी। पर यस। दो जो बड़े प्लेयर है वो आपस में काफी फियर्सली compete कर रहे हैं आज की डेट में, तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई भी पैसे नहीं कमा पा रहा है। अब वो देखते हैं कब हमें चूसना शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक तो फियर्स राइवलरी है। अब आ जाओ, अब हम आपको एग्जांपल देता हूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रूप में, ठीक है? अभी ठीक तक तो है। मैंने जनरल सबके लिए बताया, अब एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। अब ये पढ़ो प्लीज। The auto manufacturing industry is considered to be highly capital and labor intensive. The major costs for producing and selling automobiles include labor. While machines and robots are playing a greater role in manufacturing vehicles, there are still substantial labor costs in designing and engineering automobiles. Materials. Everything from steel, aluminum, dashboards, seats, tires, etc. are purchased from suppliers. Advertising. Each year, automakers spend billions on print and broadcast advertising. Furthermore, they spend large amounts of money on market research to anticipate consumer trends and preferences. ठीक है, तो ऑटोमोबाइल क्या है? बड़ी इंडस्ट्री है, लेबर भी लगती है और कैपिटल भी लगती है। Capital. दो चार लोग कोने में घुस के 10-20 करोड़ रुपए लगा के कोई कार नहीं बना सकते, कोई ऑटोमोबाइल नहीं बना सकते। ऑटोमोबाइल बनाने का काम बड़ा काम है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल, इफ नॉट द लार्जेस्ट, आई बिलीव इट्स द लार्जेस्ट, बट आई मे बी रॉन्ग, बट इट्स, इफ नॉट द लार्जेस्ट, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इसमें आपको पैसा भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए। जैसे आईटी इंडस्ट्री, इसमें मटेरियल नहीं चाहिए होता ज्यादा, हाँ, इंफॉर्मेशन सही। टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं चाहिए होता है। लेकिन गाड़ी बनाने में तो आपको हर चीज चाहिए होती है। मेटल भी चाहिए, रबड़ भी चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए, वायर भी चाहिए, हर चीज मतलब आपको मोटा मोटी चाहिए होती है। तो लेबर भी इन्वॉल्व है, कैपिटल भी इन्वॉल्व है, मशीनरी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग में भी लेबर, मशीनरी सब कुछ इन्वॉल्व है। उसके बाद मार्केटिंग भी बहुत इसकी मुश्किल होती है। कारों को मार्केट करना आसान थोड़ी है। ये कोई वो तो है नहीं, टूथपेस्ट तो है नहीं या साबुन तो है नहीं कि लोग ऐसे ही ले लेंगे आसानी से। उसके लिए काफी आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। तो ऑटोमोबाइल, द ऑटो मार्केट इज दो टू बी मेड प्राइमरली ऑफ ऑटोमेकर, बट ऑटो पार्ट्स मेकर अप अनदर lucrative सेक्टर इन द मार्केट। द मेजर एरिया ऑफ ऑटो पार्ट, अब ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी अलग अलग है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, द बिग ऑटो मैन्युफैक्चर डू प्रोड्यूस सम ऑफ देयर ओन पार्ट्स, बट दे कांट प्रोवाइड every part and component that goes into the new vehicle. Companies in the industry manufacture everything from door handle to seats. जैसे कि एक कार बनी, तो उसका कार का टायर क्या होगा? टायर की कंपनी तो अलग होती है। हाँ। अब मान लो मारुति की कारें आती है, तो मारुति की कारों में मारुति के टायर थोड़ी लगे हैं।
टायर बनाने की तो कंपनियां अलग है, वो सीएट भी हो सकती है, अपोलो भी हो सकती है, MRF। तो उससे वो टायर ले रहे हैं। बैटरी बनाने वाली कंपनी, तो बैटरी तो कोई भी हो सकती है, उसके लिए महाराजा बैटरी भी हो सकती है, साइड भी हो सकती है, तीसरी चौथी कोई और भी हो सकती है। तो बैटरी बनाने वाला तो अलग कंपनी से बैटरी ले रहे हैं वो। जो प्लास्टिक का डैशबोर्ड लगा हुआ है, वो डैशबोर्ड हो सकता है किसी और कंपनी से बनवा के ले रहे हो। जो अंदर के डोर हैं, वो डोर हो सकता है किसी बाहर से कंपनी से बनवा के ले रहे हो। जो विंडशील्ड है, वो हो सकता है विंडशील्ड किसी और से ले रहे हो। उनका उसका तो गाड़ी असेंबल करने का काम है, शीशे बनाने का काम थोड़ी है। तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है किसी और ग्लास वाली कंपनी से ले रहे हो सकता है शाही ग्लास से ले रहे हो, और बहुत सारी पता नहीं कितनी ग्लास की कंपनी है, उनमें से किसी कंपनी से ले रहे हो। रबड़ का कोई हैंडल लगवाना है, डोर डोर नॉब बनाने हैं, कुछ और पार्ट बनवाना है पर्टिकुलरली। तो इस तरह से ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है। फिर रिप्लेसमेंट पार्ट प्रोडक्शन, जो आपको रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं, गाड़ी एक बारी बन गई उसके बाद उनको प्रोवाइड करवाना है, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, कि जो जो चीजें खराब होगी या रिप्लेसमेंट पार्ट्स, कई तो ये जैसे इनकी बात हो रही है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब कहाँ से आएंगे? आप खुद सप्लाई करोगे, किसी के साथ टाई अप करोगे, कैसे करोगे इसका? रबर फैब्रिकेशन, टायर, हाउसेस, बेल्ट्स, ये सब, ये भी एक अपने आप में इंडस्ट्री है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि लेबर, ये ऑटो इंडस्ट्री में कैसे कॉस्ट ब्रेकअप है। ठीक है, उसका एक ठीक। मोटा मोटी आइडिया दिया हुआ है कि 8 लाख की अगर गाड़ी है, 8 लाख की गाड़ी है, तो उसके अंदर से कैसे कैसे उसके अंदर अलग 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 चीजों का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आगे चलते हैं, हाँ। कौन कौन से की कंपटीशन क्या है। फ्लीट सेल में जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल, जैसे पीछे अशोक, हैव यू हर्ड ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड अशोक लेलैंड? यस अशोक भैया, ले, ट्रक्स। हाँ, जिसके ट्रक्स और ये सब। अशोक ले जो है, अशोक ले का बहुत सारा बिजनेस आता है आर्म फोर्सेस से। तो आपको सड़क पे हो सकता है अशोक ले के हैवी व्हीकल्स कम दिखें, लेकिन उसका आर्म फोर्सेस में अगर अच्छी सप्लाई है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वहां से आती है। तो ये सब भी आपको नॉलेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इन्वेस्टिंग डिसीजंस के लिए। सीजनली एडजस्टेड भी निकालना पड़ता है। ऑटोमोबाइल की सेल कहाँ पे कब होती है सबसे ज्यादा? दिवाली के समय। अराउंड दीपावली टाइम, राइट? यस। नवरात्र या दीपावली टाइम। तो आपको उसका भी फ्लक्चुएशन वगैरह का अपनी कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ता है। मंथली सेल्स रिपोर्ट आती है, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ये रेंटल कंपनी क्या है, जैसे कि अब आज ओला उबेर चलती है। ओला उबेर के हाँ। अंदर हम क्या देखते हैं कि यार उसमें स्विफ्ट डिजायर बहुत चल रही है। तो स्विफ्ट डिजायर लाइन लगा के बिक रही है। अब वो गाड़ी अच्छी है खराब है मेरे को नहीं पता, लेकिन कंपनी की लाइन लगा के बिक रही है ना। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि यार कंपनी इस डोमेन में कैसा परफॉर्म कर रही है। कि कमर्शियल व्हीकल उसका बहुत बिक रहा है, पर्सनल कंज्यूमर व्हीकल में तो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन यार कमर्शियल में बहुत चलती है। अब जैसे टोयोटा की इनोवा है, वो पर्सनल हाँ। में भी अच्छी चलती है, लेकिन टोयोटा इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बट टोयोटा के एंड पे देखें तो टोयोटा की गाड़ियां कितनी बिक रही है, इनोवा कितनी ज्यादा बिक रही है। तो इस तरह से दूसरा एक ये भी रहता है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कि अब वो हम पोर्टर के 5 एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आ रहा है कि नया एंट्रेंट। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जल्दी से कोई नया एंट्रेंट आना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, एमजी हेक्टर वगैरह तो आए ना पिछले कुछ सालों में। किया एमजी एमजी। आया, और एक और किया कौन भी सी है। आई थी? किया, हाँ किया आई। तो वो इन सब इन्होंने आके भी सबको मुश्किल करा ना, मतलब कंपटीशन क्रिएट करा ना। तो ये सब भी आपको देखना होता है कि भाई इंडिया से कंपटीशन नहीं आ रहा, लेकिन बाहर से आ गया कर गया। तो ये सब भी आपको देखना पड़ता है। पावर ऑफ सप्लायर्स कितनी है, पावर ऑफ बायर्स कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट है क्या, कोई ऑटोमोबाइल का क्या सब्सटीट्यूट है, कंपटीशन की राइवलरी कितनी है। जैसे कि मैंने बताया ना, टेलीकॉम के अंदर क्या है, कॉम्पिटिटर तो दो हैं, लेकिन आपस में फियर्स राइवल्स हैं। तो वो किसी को एक दूसरे को बहुत ज्यादा कमाने नहीं देते हैं। तो राइवलरी का लेवल कितना है। सो ये सब चीजें करने के बाद में तो डॉक्टर गौरव, अब आप समझे कि आपको एक इंडस्ट्री का एनालिसिस है ये, तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री का एनालिसिस करना बहुत लंबी चौड़ी चीज है। इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन समझना, जैसे फार्मा इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया था। पहले तो आपको ये देखना है कि
फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाना, मेडिसिन बनाना, उसके अंदर उसके एपीआईज बनाना, सो उसके अंदर एपीआईज बनाना या कोई और स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह बनाना करना और करना। उसके बाद किसका कौन है, कौन कौन इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, किसके पास यूएस मार्केट है, किसके पास अफ्रीका मार्केट है, कौन किस तरह की दवाइयां बना रहा है। अब कई कई कोई मान लो किसने दवाई बनाई और उसकी बीमारी खत्म हो गई, वो वर्ल्ड के अंदर बीमारी बहुत कम हो गई, तो उसकी दवाई नहीं बिकेगी। तो आपको वो भी देखना है कि यार वो जो चीज अब जैसे कोई पोलियो की बनाने वाली कंपनी थी, तो हो सकता है 10-15 साल पहले उसकी बहुत सारी बिक्री हो, अब धीरे धीरे पोलियो की जो वैक्सीन, ये जो है पोलियो ड्रॉप्स है, ये बनाने की डिमांड कम होती जा रही है। ज्यादातर कंट्रीज में पोलियो का जो चल रहा था ये बंद हो गया है ज्यादातर कंट्रीज में। अब इंडिया में भी आई डोंट नो क्या स्टेज है, बट अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट के ठेके मिलते थे कि वो पोलियो ड्रॉप्स बनाती थी, तो आने वाले सालों में तो अब दिक्कत होगी ना उसके। तो बहुत लेव अब उसका आप पुरानी रिकॉर्ड देख के आप खुश हो रहे हो कि अरे इसकी तो ग्रोथ बढ़ती जा रही है, इसको तो बहुत अच्छा मार्जिन वाला काम मिला हुआ है। लेकिन अगर उसकी अब वो गवर्नमेंट की कैंपेन ही खत्म हो गई, गवर्नमेंट ने पोलियो ड्रॉप पिलाना ही बंद कर दिया, तो अब कहाँ डिमांड रहेगी। अब कोई पर्टिकुलर कंपनी को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में थी, वो वैक्सीन पहले कंपलसरी थी तो बिकती थी, उसके बाद वो वैक्सीन गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये बीमारी अब तो खट गई, ये हटा दो, तो उसको नुकसान हो जाएगा। इस तरह से कंपनी वैक्सीन, अब जैसे यही लगा लो ना, ये कोविड की वैक्सीन थी, हाँ, तो वो अनलिस्टेड कंपनी बनाती है ना, उसकी क्या नाम है, भूल फाइजर। गया मैं, साइरस की, वो जो है फाइजर साइरस ना। की किस, नहीं नहीं फाइजर ना, दैट पुणे बेस्ड, पूना किसकी थी वो, हाँ, जिसने इंडिया के अंदर बनाई थी, वो क्या थी अपनी बायोकॉन। वैक्सीन। नो नो नॉट बायोकॉन, दैट अनलिस्टेड कंपनी, हाँ हाँ हाँ। वो क्या नाम था उसका। सो जो भी है, वो कोविड के टाइम में ही मेड लाइक बिलियंस एंड बिलियंस आउट ऑफ कोविड दिस वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। अब वो कोविड खत्म हो गया, तो आज वैक्सीन तो अभी भी बना रही है वो कंपनी, लेकिन वो जो पीक लगी थी वो तो पीक नहीं लग रही ना, अब तो फ्लैट आउट हो गया ना सारा कुछ। तो आपको बहुत कुछ देखना होता है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। डू यू नो कोविड के टाइम में ये जो डॉक्टर लाल पाथलैब जैसी कंपनीज है, इनको नुकसान हुआ था एक्चुअली। ऐसा इसलिए कि क्योंकि जो उनकी नॉर्मल टेस्टिंग वगैरह होती करती थी और थी ना, वो सब बंद हो गई लॉकडाउन की वजह से। खाली ओके। कोविड की टेस्टिंग चल रही है। अब वो कोविड की टेस्टिंग का इनका नेटवर्क उतना स्ट्रांग था नहीं, तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी को इस सिचुएशन में भी नुकसान हो गया। फिर गवर्नमेंट ने कोविड टेस्टिंग के लिए प्राइस रेस्ट्रिक्ट कर दिया और कर दिया। तो इनके लिए तो आपको सारी सिचुएशन टोटलिटी में देखनी पड़ती है। तो डॉक्टर गौरव, ये सब चीजें देखना करना जितना आसान लगता है उतना होता है नहीं। उसको मैं यही रोकूंगा, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा कंपनी के लेवल के एनालिसिस पे, कि एक ओके। कंपनी को आपने छांट लिया तो उस कंपनी की आपको जैसे जैसे कुंडली मिलाते हैं ना लड़का लड़की देखने के लिए, तो वो कौन से गुण मिलने चाहिए ताकि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करो, वो एक अभी और हर्डल रहती है। ठीक है, अभी ठीक है। आगे चलते हैं।